Good morning, uh, Honorable Mrs. Lita Sarmaji, Additional District and Chancellor Judge, Serial number 1, Sapra. It's so, I say that I don't have words to welcome ma'am you in this our school campus on the behalf of our entire family, that is MTS family. MTS परिवार आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता है और आपका बहुत ही ये आपने अपने जो वैल्यूबल टाइम से उसमें से टाइम देकर हम लोगों को यहाँ पे बच्चों को जो स्पेशली गाइड करने के लिए आप पहुंचे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा और डायरेक्टर सर ऑफ मैम प्लीज कम एंड हैव a lighting of lamp for the Saraswati, Master Saraswati. I ma'am, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Yes, please. Now I'll request our director, ma'am, Mrs. Mamta Balliwal ji, please welcome ma'am first. जी जी Now, I request our director sir to say few words regarding MEMS and for this workshop that today we are going to be conduct the seminar we have today. So I request the director sir to say only few words for them. फर्स्ट ऑफ ऑल माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऑनरेबल मिस ललिता शर्मा जी का यहाँ पे एमडीएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और बार बार यहाँ पे आपसे कनेक्ट भी करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का न्यू जनरेशन के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपन चीज़ें जो देखते हैं कि जो थ्रेट हैं या फिर जो चीज़ें आने वाली हैं उनके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरेक्शन और उसके बारे में आपसे चर्चा होगा, उसमें आपको इंटरेक्टिव रहना है। आपको कोई क्वेश्चंस अगर आपको मन में आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या होना चाहिए तो आप इंटरेक्ट करना है आपको मैम से और गाइडेंस भी आपको मिलेगा उसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थ्रेट्स आ रही हैं। जैसे आज ट्यूसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यू जनरेशन में थ्रेट साइबर सिक्योरिटी का है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिगार्डिंग है। पहले भी अपन ने जैसे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अपन ने अवेयरनेस कैंप यहाँ पे हुआ है, बार बार अपने यहाँ पे जो है लीगल अवेयरनेस और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है जो कि अपनी लाइफ में अपन आगे बढ़ रहे हैं उसमें काम आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखना है, आपको इंटरेक्टिव रहना है, आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टूडेंट लाइफ में यही होता है कि आप अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कहाँ फाइंड कर सकते हैं और स्कूल से बेटर आपको जो सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, आपको डिस्कशंस करना है, आपको बताना है, पूछना है
और उनको अपने सवालों के आंसर्स को खत्म करना है। आंसर्स मिलेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होके अपन लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपन यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, यूज में कैसे ले सकते हैं, या जो लाइफ में अपन डे टू डे लाइफ में अपने काम में कैसे आ सकती हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑनरेबल जजेस को इनवाइट करूंगा कि वो आप प्रोग्राम का जो है इस इंटरेक्शन से स्टार्ट करें। थैंक यू। परम सम्मानीय डायरेक्टर एमडीएस स्कूल, सम्मानीय मंच, मौजूद यहाँ सभी उपस्थित शिक्षकगण, सम्मानीय मंच, यहाँ आए हुए मेरे साथ आए हुए न्यायालय कर्मचारीगण और सभागार में मौजूद सभी विद्यार्थी, आप सभी ने हमें यहाँ पर बुलाया और आपसे चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार। और आपके हमने एक शॉर्ट नोटिस दिया था, कल ही हमने आपको इन्फॉर्म किया कि हमारे लिए एक आयोजन करना है और इतने छोटे नोटिस पर भी आपने इतना भव्य और सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने आए हैं वो है साइबर क्राइम। चर्चा इसलिए कि आप ये न माने कि ये एक भाषण है और आपको अभी आधा घंटे के लिए पकाया जाएगा, क्योंकि आप सबके मन में यही आ रहा है कि हमको बिठा रखा है और आधे घंटे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो आप इस मन के साथ में बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठे। यहाँ जो भी आयोजन किया जा रहा है वो आप सबकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। आपके आने वाले समय में आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, इस बारे में ही ये चर्चा है, क्योंकि जाने अनजाने हमको पता भी नहीं होता कि हम कब क्राइम कर रहे हैं, या मेरे साथ का कोई बच्चा है वो उस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको भी आप ही रोकेंगे। तो ये जो विषय दिया है वो आप ही के भलाई के लिए है, तो आप इसको मन लगाते और सुने और जो भी प्रश्न आए वो पूछें, क्योंकि अगर प्रश्न का सही जवाब नहीं मिला तो फिर वही बात आएगी कि क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि बहुत सारे जवाब आपकी तरफ से आए। आज हम यहाँ आए क्यों हैं, इसका पहले मैं पर्पस बता देती हूँ कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आज से एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अभी 20 फरवरी को माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें यह विचार किया गया कि वर्तमान युग में अपराध की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और उसका जवाब आया कि सबसे बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस क्राइम की बढ़ोतरी 84% है, मतलब सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। किसी भी क्राइम में हमारे तो 10%, 15% ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें 84%, मतलब आने वाले क्राइम में, हर क्राइम में साइबर का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए भारत जैसे बड़े देश में जहाँ 150 करोड़ जनता रहती है, वहां पर इस क्राइम को रोकना कैसे संभव होगा, इस पर चर्चा परिचर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है। अभी हम डायरेक्टर साहब से बात कर रहे थे कि 2040 का विकसित भारत कैसा होगा, ये कौन तय करेगा। तो आप ये सोचिए कि आज जो आप बच्चे हैं वही कल मेरी तरह यहाँ पर खड़े होकर भाषण दे रहे होंगे। 20 साल के बाद में तो दोगे ना। तो 15 या 20 साल के बाद का भारत कौन बनाएगा? आप ही लोग बनाएंगे। आप जानते हैं कि हम एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, गवर्नमेंट का चैप्टर पढ़ा है सबने? हाँ। और गवर्नमेंट के कौन से 3 पार्ट होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी। ठीक है, एमएलए साहब, एमपी साहब क्या बनाते हैं? कानून। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेगी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटिव जो है हमारी कार्यपालिका है, एसडीओ साहब है, यहाँ पे जितने आरएएस हैं, आईएएस अधिकारी जो भी हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं,
या कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये कौन तय करेगा? वो जुडिशरी तय करेगी। तो तीनों अंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आएगा कि जब आप अपने लिए कानून बना रहे हैं, जनता के लिए, मतलब आप ही आने वाले एमएलए एमपी को चुनोगे और आप ही अपने लिए कानून बनवाओगे, ठीक है? अब उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बताओ। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो रोकेगा कौन? आप ही रोकोगे, क्योंकि आप ही का तो शासन है। तो आप इस सिस्टम में मिसिंग हो या हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है और लो तो हमारे लिए कोई मतलब की बात ही नहीं है, ये नहीं माने। आप ये सोचें कि जो 1-150 करोड़ का देश केवल और केवल एक बुक से चल रहा है और वो है संविधान। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई भी फैमिली हायरार्की नहीं है कि चलो इस परिवार का एक सदस्य है वही राजा बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम चल रहे हैं केवल लॉ से, इसलिए लॉ का जो सब्जेक्ट है वो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम तो कानून से ही चल रहे हैं, इसलिए कानून का महत्व है। उसके बाद सबसे बड़ा महत्व है आपका, पब्लिक का, क्योंकि किसके पास है पावर? किसके पास है? पब्लिक के पास है। और अगर कोई क्राइम हो रहा है और उसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी आप ही की है। तो साइबर क्राइम में सबसे बड़ी थ्रेट क्यों मान रहे हैं हम? क्या है ये? हम इसको सबसे बड़ी थ्रेट क्यों माने? तो एक दो फीचर मैं बताती हूँ, फिर आपसे जवाब लेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ा फीचर इसमें कोई नजर आता है, जब आप मोबाइल क्लिक करते हो तो वो कौन सा वर्ड है? वर्चुअल वर्ड, जो हमारी इस रियल लाइफ से कोई कंसर्न ही नहीं है उसका, वो एकदम अलग दुनिया है। हमारा माइंड बना है यहाँ की दुनिया के जवाब। जैसे मैं डायरेक्टर साहब को देख पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यही मानूंगी कि यही बेनीवाल जी है और यही डायरेक्टर है। वर्चुअल वर्ल्ड में इनकी एक आईडी बनाई किसी ने, ठीक है, उस पर इनकी फोटो भी लगा दी, लेकिन अब आप श्योर नहीं हो सकते कि ये इन्हीं की आईडी है और इन्होंने ही बनाई है, क्योंकि कोई और भी जनरेट कर सकता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे बड़ी थ्रेट है कि कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हमारा दुश्मन कौन है यही नहीं पता, है ना? जैसे कोविड-19 अभी 2020 में आया था, तो वो नजर आता था, वो खतरनाक था। फ्लू तो बहुत सारे पहले से भी मौजूद थे, लेकिन वो खतरनाक क्यों था? क्योंकि वो डिफरेंट था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था। मतलब उसका किसी को सांस की तकलीफ हो रही है, अगर किसी को और कोई बीमारी है तो वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता था, तो उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। यही बात साइबर क्राइम में है कि यहाँ नज़र कोई नहीं आ रहा तो हम सीरियसली नहीं लेते। आप तो बोलते हो मैं तो इसमें यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं तो इसमें गेम देख रहा हूँ, जैसे ब्लू वेल नाम का एक गेम था, तो सबसे बच्चों से जब भी सेमिनार में पूछो तो ब्लू वेल क्या है? ये गेम है, एक एप्लीकेशन है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन क्या ऐसा है? वो एक डेयरिंग गेम था और उसमें रोज एक डेयर दिया जाता था और लास्ट में जब कहते हैं 50वें दिन या 51वें दिन उसको मरने के लिए एक थ्रेट दी जा रही है, एक डेयर दिया जाता है। तो आप सोचिए कि कितनी घातक बात है कि आप मर भी सकते हैं मोबाइल का यूज़ करते करते और आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से हमारा बच्चा चला गया। तो बहुत ही खतरनाक इसलिए माना जा रहा है, इसीलिए राजस्थान ने इस पर एक मुहिम शुरू की है। आज ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे साल हम खुद 1400 जो जजेस हैं और टीचर्स पे भी ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि नहीं 1400 जजेस जाकर स्कूल जाकर और ये बताएंगे कि हम इस क्राइम से कैसे बचें। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारा यूथ बचेगा ही नहीं। आप लोग किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मानेंगे कि पहला तो हम ये समझे कि इससे बचना ज़रूरी है, इसमें खतरा है। आप ये नहीं माने कि मैं तो गाना सुन रहा हूँ, मैं तो गेम देख रहा हूँ, जैसे रोब्लॉक्स खेल रहे हैं और आप क्या करते हो उसमें साथ में चैट भी करते हैं, गेम खेलते हैं रोब्लॉक्स का तो चैट भी करते हैं साथ में, और उसमें आपसे वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्कूल का नाम क्या है, तो आप बताएंगे? नहीं बताना है, क्योंकि आपने जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन दी उसका मिसयूज हो सकता है। सामने कौन है आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा। आपने अपना, जैसे
आप अपना मैं मेरी फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप उसमें तो किसी और की फ़ोटो भेज दी और अब आपसे मांग रहा है कि मुझे आप फ़ोटो भेजिए। फिर उस फ़ोटो का वो एआई से कुछ भी आपका फेक एक वर्जन बना के और आपको मिसयूज़ कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें माइंडसेट चेंज करना है। हल क्या हो सकता है? क्या हम टेक्नोलॉजी को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। भाई हम बात करते हैं कि सारी दुनिया में सब क्रिएचर्स में ह्यूमन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? उसके पास क्या है? माइंड है। माइंड से हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे अपन स्टोन एज में हुआ आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के कई प्रयोग हो सकते हैं। अगर जंगल में आग लग गई तो क्या होगा? खतरनाक प्रयोग है। उसी आग को हम खाना पकाने में यूज कर रहे हैं तो यूजफुल है। तो दोनों है, उसका यूज भी है और मिसयूज भी है। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी, अभी तो युद्ध का माहौल चल रहा है, तो फिर सब सोचेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी पे हमने रिसर्च ही क्यों की। तो न्यूक्लियर एनर्जी केवल बम बनाने में ही काम में नहीं जा रही। हमारे यहाँ जो लाइट है उसमें भी आप एटॉमिक एनर्जी के नाम से कई प्लांट्स लगे हुए, जैसे रावतभाटा में लगा हुआ है, तो एटॉमिक एनर्जी का भी यूज है। अगर हम ये है कि हमारा मकसद क्या है, अगर हम उसका यूजफुल करेंगे तो वो मानव के लिए वरदान है और उसी टेक्नोलॉजी को हम डिस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो उससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। हम तो जैसे हिरोशिमा पे गिरा था, बहुत बड़ा अभिशाप है, मानवता ही खत्म हो सकती है। वही चीज़ है कि हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। आज इतनी डिस्टेंट में हम बैठे हैं शाहपुरा में, आप दिल्ली के टीचर से पढ़ सकते हो। फिजिक्स वाला और कितनी सारी कोचिंग चल ही रही है ऑनलाइन सेटअप पे, तो इसमें ज्ञान भी बहुत है। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमें समय के साथ ही चलना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हमारे विकास में ही काम ले और हमारे खिलाफ ये प्रयोग ना हो, इसी को हमको इसी रूप में उपयोग में लेना है। तो सुबह उठते ही मोबाइल को ना करें, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी, आपका क्लास में मन नहीं लगेगा, आपका यही मन होगा कि मैं तो 10 बजे उठ जाऊँ और गेम खेलता रहूँ। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट स्टूडेंट पे यही आ रहा है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, हमसे आप लोग 25-30 साल एडवांस हैं और हमसे ज़्यादा जानते भी हैं, आपके पास नॉलेज का भंडार है, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि नॉलेज का आप इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ क्या करोगे और यूज़ कैसे करोगे। इसके लिए आपको माइंड है वो फोकस होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे तो 11वीं में 95% से अबव लाने हैं। इसके लिए आपका मन एकाग्रचित्त होना चाहिए। आपका फोकस नहीं होगा तो आपकी सारी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए हमें मोबाइल का प्रयोग तभी करना है जब हमें किसी काम के लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है। सेकेंड थिंग आ गई कि हमें कोई भी अपनी प्रोफाइल आपने बनाई, आप इस कई लोगों की इंस्टाग्राम पे आईडी भी बनी हुई होगी और टीचर और पेरेंट्स ना देख ले इसलिए आपने किसी दोस्त के नाम पे भी बनाई होगी। किया है? चलो अच्छी बात है, आपने नहीं बनाई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि टीचर्स कहते हैं कि इंस्टा पे आईडी नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने फ्रेंड के नाम से एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं। उन्होंने चलो नाम तो सही लिख दिया, अपना ही लिख दिया, फोटो अपने फ्रेंड की लगा दी, फोटो का बिना उसकी वर्दी के इस्तेमाल करना, ये भी क्या है? क्राइम हो गया। मान लो कि उसने उसका चेहरा थोड़ा सा बिगाड़ के लगा, अब ये भी क्या हो गया? तीसरा क्राइम हो गया। चौथा, आपने अपनी किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज दी, उसने रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर ली, ठीक है, वो कोई फेक आईडी वाला तीसरा डार्क वेब वाला ही होता है और उसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली, कोई चीज़ें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, फिर वो उसको उससे आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये भी नहीं करना है, नहीं तो ये भी क्राइम को जन्म देगा। आप पीड़ित भी तो हो सकते हैं, आप क्राइम करेंगे जरूरी नहीं है आप इसके पीड़ित पक्ष भी हो सकते हैं। फिर आपने अपनी कोई सहपाठी है, महिला सहपाठी है, उसको आपने रिक्वेस्ट भेज दी, उसने मना कर दिया, नहीं स्वीकार की, फिर आप उसको बार बार उस पर नजर रख रहे हैं, उस अकाउंट पे नजर रख रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है स्टॉकिंग नाम से। आप उसका पीछा कर रहे हैं, ऑनलाइन पीछा कर रहे हैं,
गई, तो ये भी आईपीसी में एक दंडनीय अपराध है। तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि जो आप मजाक में, जैसे किसी फ्रेंड पर एक फोटो लगाई और उस पर लिख दिया आई मैंने नहीं किए, अब ये कोई क्राइम हुआ? आप कर रहे हैं तो क्लास में बुलिंग होती है, आपने उस बच्चे को इडियट के तौर पर पेश कर दिया, तो सारे बच्चे उसको मिलकर चिढ़ा रहे हैं। तो जो भी क्राइम हो रहा है उसमें अगर हम डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम में आएगा। तो आप जाने अनजाने में कई ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं आप मजाक मजाक में ही, कि आपको जानकारी भी नहीं कि आप एक क्राइम कर रहे हो और आपका पनिश किया जा सकता है। तो इसका क्या बचाव हो सकता है, इसके लिए हम यही कहेंगे कि भाई एक तो इसको सजगता से उपयोग करें। ये एप्लीकेशन आपके यूज के लिए है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड, क्राइम और ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो आप सोचते हैं कि मैं तो OTP शेयर नहीं करूँगा और मैं इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है। OTP शेयर होना और उसके बाद पैसे निकल जाना, ये एक इकलौता क्राइम इसमें नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे जितने अपराध हो सकते हैं वो सारे हो रहे हैं। तो आईपीसी में अपन कहते हैं ना, मर्डर भी हो रहा है, इस पे जो फिरौती मांगते हैं वो काम भी हो रहा है, अभी तो डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है। जैसे मेरे बैंक मैनेजर का फोन आ रहा है कि सर आपका ये अकाउंट है, उसमें ये एक परेशानी है, आप मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। मैं तो यही मान रही हूँ मेरे बैंक मैनेजर का फोन है, मैं कैसे कर सकती हूँ, ये कोई ठगी भी हो सकती है। तो इस तरह से हर क्राइम जो आईपीसी में बनाया हुआ है वो सारे क्राइम अब साइबर के थ्रू होने लग गए हैं। और इसका सबसे बड़ा मुश्किल पक्ष यही है कि हम उसको रोकथाम क्या है, उसका रोकथाम में सबसे बड़ी मुश्किल यही हो रही है कि हम खुद उसमें पार्टिसिपेंट हैं, सामने कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। जैसे कोई मान लो चाकू लेके क्लास में घुस रहा है, तो आप क्या करोगे, नजर आ रहा है ना, तो आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे, जाओगे चाकू को गिराने का प्रयास करोगे। लेकिन अगर कोई छुप के ही बैठा है पहले से, तो आप डिफेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो साइबर क्राइम की भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई सामने नजर ही नहीं आ रहा है, मैं डिफेंड किसको करूं? आपके पास केवल एक लिंक आ रहा है कि आप इस लिंक को क्लिक कर दीजिए। आपने एक गलत क्लिक किया और आपका सारा डाटा जो मोबाइल से है वो उस हैकर के पास चला गया। तो इस क्राइम में क्या हो रहा है कि मैं खुद ही क्राइम कर रही हूँ, मेरा OTP मैं बता रही हूँ, मेरी फोटो मैं सेंड कर रही हूँ, मेरी जो पर्सनल डाटा है मैं खुद प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो क्राइम कौन कर रहा है? हम खुद ही क्राइम में इन्वॉल्व हैं और सामने वाला नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती इसमें, मतलब एक और कोई और बेस्ट वे है ही नहीं। एकमात्र उपाय यही है कि आप इस इंफॉर्मेशन को ढंग से प्रयोग करें। फिर अब आप सब कहोगे कि हमको तो सब पता है जी, सब पता है, लेकिन क्लिक करने से पहले सोचो कि मुझे क्लिक करना है या नहीं करना है। तो तीसरा इसका पक्ष आएगा डू इट। अच्छी ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन करना ही है, हमें उसे व्यवहार में भी लाना है। अगर व्यवहार में नहीं लाया तो यहाँ की क्लास जो आपने ली है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। फिर आप ये देखें कि आप इसमें पीड़ित पक्ष और क्राइम करने वाला दो ही पक्ष नहीं है, आप उसमें मदद भी तो कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है जिसकी बुलिंग हो रही है और वो बता नहीं पा रहा है, वो अकेला रह रहा है, क्लास में किसी से बात नहीं कर रहा है। अब आपको सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप मददगार भी तो हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये भी तो है आपके पास में। तो इसीलिए हम आज ये पेटी लेकर आए हैं कि अगर किसी बच्चे की बुलिंग हो रही हो, किसी बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई थ्रेट मिल रही हो या कोई परेशानी हो ऑनलाइन, तो वो इस पेटिका में अपनी जो बात है वो रख सकता है। और रालसा जो है हमारा एक इंस्टीट्यूशन है वो फ्री लीगल एड उपलब्ध कराता है और उसकी एक वेबसाइट पे एक नंबर भी है 15100। ठीक है, उस साइट पे जाके आप अपनी परेशानी रख सकते हैं। और वहाँ नहीं तो अब हमने यहाँ पर एक पेटी रखवा दी है, हम इसको 3 दिन बाद कलेक्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसी समस्या आ भी रही है तो वो इसमें अपनी समस्या को रख सकता है। इसका जो भी हल होगा आपके टीचर ही तो हम निकालेंगे। वैसे तो आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं चैट GPT से मेरी हर समस्या का समाधान ले सकता हूँ,
लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही क्या है आपका चापलूस, चाटुकार, मतलब जो आप चाहते हैं ना, जो सर्च आप कर रहे हैं वही आपको बार बार रिपीट करके दे रहा है। अगर आपने डाला कि मुझे क्रिकेट पर ये वीडियो चाहिए, तो ये बार बार आपको क्या देगा? क्रिकेट पर ही वीडियो देगा। आप जो सुनना चाहते हैं वही ये प्रोवाइड करा रहा है। ये आपकी एक तरह से ट्रैकिंग करता है। जो वीडियो आप देख रहे हो, जो गेम आप खेल रहे हो, वैसा ही सजेशन आपको दे रहा है। तो चैट जीपीटी कभी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स का हल नहीं हो सकता। आप सबसे अच्छे आपके पेरेंट्स, सेकंड आपके गुरुजन, क्योंकि ये आपके इमीडिएट आपके पास में है और आपसे जो भी सामाजिक जो ताना बाना है वो कभी खत्म नहीं होगा। मोबाइल हमारे घर वालों की जगह नहीं ले सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी समस्या हो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करिए। पेरेंट्स के बाद में आप अपने स्कूल के बारे में हैं तो अपने टीचर्स से इस बात को शेयर कीजिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है। आप झिझक में कि पता नहीं मेरे को डांटेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। हम सब आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे भविष्य का एक अच्छा नागरिक हम छोटी मोटी बातों के लिए परेशान होता है। तो आप अपनी शेयरिंग जरूर करें। जो भी समस्या है मोबाइल से हल निकालने की कोशिश मत कीजिए। चैट जीपीटी से बिल्कुल सॉल्यूशन मत लीजिए। आपके घर वाले और शिक्षक का जो स्थान है वो हमेशा ही रहेगा। अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आपने बड़े भाई, जो आपके बड़े भाई या बहन हैं, वो आपको इस बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर जरूर कीजिए, चुपचाप मत रहिए। और अगर किसी से नहीं कर सकते तो हमारी ये व्यक्तिगत की है, हम इसको आपके सॉल्यूशन पहुंचाएंगे और जरूर पहुंचाएंगे। तो इस बारे में एक कविता है कि विनोद जी शुक्ल की कविता है। हमें क्या करना है कि स्मार्ट बनना है, से समथिंग, मतलब कि हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमारे किसी अजनबी आदमी से मीटिंग, जो ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है उससे मीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है और कोई भी अन्य बच्चे के खिलाफ भी आपको कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। और इसको यूज़ भी करना है और आज से ही इसका प्रयोग करना है कि कैसे मुझे मल्टीमीडिया का यूज़ करना है। तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता है कि हताशा से एक आदमी बैठ गया। हताशा से एक आदमी बैठ गया। उस आदमी को मैं नहीं जानता था, पर किसको जानता था? हताशा को मैं जानता था, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा हूँ। या आपके टीचर्स, आपके बड़े जो भी हैं, आपको ये जो कह रही हूँ कि आप शेयर कीजिए कि हमें ये नहीं पता कि आपकी जो समस्या है वो हमारी नहीं रही, लेकिन हताशा को मैं जानता था। इसलिए उस व्यक्ति के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वो आदमी खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन मदद के लिए बड़े हाथ को जानता था कि यहाँ से मुझे मदद मिलेगी। तो आप इस मदद को इस्तेमाल कीजिए। दोनों एक दूसरे के साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस साथ चलने को जानते थे, ठीक है। तो हम सोशल एनिमल हैं। हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षकगण, हमारे समाज का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। जो भी समस्या आए उसे शेयर कीजिए, हम आपको हल पहुंचाएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आज जो जानकारी आपको मिली है उसको अपने जो साथी सहयोगी, हो सकता है आपके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हुआ हो, लेकिन अगर किसी कोई परेशानी में आपको लगे तो उसके साथ में उसकी मदद कीजिए। मदद का एक हाथ भी आप बढ़ाएं। समस्या भी है, समाधान भी है और वो सब आप ही हैं, क्योंकि जो आप लोग फेस करेंगे, जब तक आप किसी से चर्चा नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक उसका हल निकलेगा नहीं। तो मेरी आपसे यही है कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है? सजगता के साथ करना है, क्योंकि इसमें एकमात्र बचाव यही है कि हम उसे कोई जानकारी या पर्सनल डाटा शेयर नहीं करें। तो इस सबको आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your valuable time.